लैंटर्न्स के एपिसोड 2 में इस पूरे शो की मिस्ट्री सामने आ चुकी है, जहां ऐसा पता लग चुका है कि रशविल में जो एलियंस थे वो कौन से थे और वो किसके लिए आए थे। हमें जॉन की जबरदस्त विल पावर देखने को मिली इस एपिसोड में और हेल मिला अपने पुराने मेंटर से। तो आइए इस जबरदस्त एपिसोड का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड शुरू हुआ हेल के जॉन को रिंग देने से ताकि वो उड़ सके, पर ये जॉन के लिए उतना इजी था नहीं। जहां उसने जब उड़ना इमेजिन किया तो उससे बना एक बर्ड जो कि उसके रिंग उतारने पर भी गायब नहीं हुआ। अब ये थोड़ी अजीब बात है, ग्रीन लैंटर्न्स कोई भी कंस्ट्रक्ट बनाए अपनी रिंग से वो उस सेकंड गायब हो जाएगा जिस सेकंड रिंग उंगलियों से निकाल दी जाए, पर जॉन के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, जो कि एक चीज कंफर्म करता है, जॉन स्टुअर्ट की विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग कि बर्ड रिंग से मीलों दूर भी गायब नहीं हुआ। प्लस एक और तगड़ी बात, बर्ड सेंटिएंट है, मतलब वो अपनी मर्जी से उड़ रहा था। जब अंटान के लोग जॉन को मैन हंटर्स का किया धरा फील करवा रहे थे तब बर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ये अपने आप में सही में बहुत बड़ी बात है। हालांकि कॉमिक्स में जो जॉन स्टुअर्ट ने किया है वो तो और भी बड़ा प्रूफ है जॉन की जबरदस्त विल पावर का। जस्टिस लीग वॉल्यूम 4 के इशू 7 में जॉन स्टुअर्ट ने अपने विल पावर से ग्रीन लैंटर्न रिंग को एग्जिस्टेंस में ले आया था। इतना ही नहीं, कॉमिक्स में उसकी अपनी रिंग पर इतनी मास्टरी है कि वो कुछ भी खोखला नहीं बनाता। उसके कंस्ट्रक्ट बाहर से जितने अच्छे से डिजाइंड होते हैं उतने ही अच्छे से अंदर से भी होते हैं। यहाँ तक कि वो इतना प्रिसाइज है कि वो अपने कंस्ट्रक्ट आइसोट्रॉपिक लेवल तक बना सकता है। हमें शायद सीरीज में दिखाया जाए उसकी बैक स्टोरी के थ्रू उसके जबरदस्त विल पावर की कहानी। तो ये तो था एक्सप्लेनेशन जॉन के बर्ड का। अब आते हैं रशविल के एलियंस और उन्हें डिटेक्ट करने वाले टेक पर। तो एपिसोड में हेल वापस जाता है स्टेडियम और समझता है कि जो 4 लोग मारे गए वहां वो चारों के चारों एलियंस कैसे थे, यानी मारने वाले को कैसे पता चला कि वो एलियंस को ही मार रहा है। अब पहले वो मेटल डिटेक्टर से खुद पास होता है, पर डिटेक्टर उसके बेल्ट के मेटल को डिटेक्ट नहीं करते, जिसके बाद वो जाता है एलियन की बॉडीज को लेने और उन्हें लेकर आता है स्टेडियम और उन्हें पास करवाता है डिटेक्टर से, जहां एलियन बॉडीज के पास होते ही डिटेक्टर आवाज करता है। अब ऑब्वियसली ये कोई नॉर्मल टेक नहीं है, और अगर खुद ग्रीन लैंटर्न ऐसा बोल रहा है तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि एक ग्रीन लैंटर्न पूरी गैलेक्सी में बहुत कुछ देख चुका होता है। तो अर्थ के एक छोटे से इलाके में ऐसा टेक मिलना अपने आप में बड़ी बात है। पर यहीं आते हैं कुछ टर्म्स। सबसे पहले बात होती है मैन हंटर्स की। अंटान और उसके लोग उठाते हैं जॉन को हेल के घर से, जहां वो लोग ये क्लियर कर देते हैं कि वो वही एलियंस हैं जिनके कुछ साथी रशविल में मारे गए, और वो वहां गए थे एक मैन हंटर को ढूंढने। अब ये मैन हंटर कौन है? कॉमिक्स में गार्डियंस के ग्रीन लैंटर्न जैसी स्पेस पुलिस बनाने से पहले उन्होंने बनाया था मैन हंटर्स को। अब मैन हंटर्स वही काम कर रहे थे जो अभी ग्रीन लैंटर्स का काम है, पर यहाँ एक दिक्कत आई। मैन हंटर्स सिंथेटिक थे, जहां गार्डियंस ने मैन हंटर्स को प्रोग्राम किया था एक इमोशनलेस पुलिस फोर्स की तरह, जहां मैन हंटर्स ने क्रिमिनल हंटिंग में ये समझा कि सारे क्राइम की जड़ इमोशनल रिस्पॉन्स है और इमोशन सिर्फ ऑर्गेनिक बीइंग्स में होते हैं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्हें क्राइम को जड़ से खत्म करना है तो उन्हें यूनिवर्स के सारे ऑर्गेनिक लाइफ को मिटाना होगा, इसी से मेंटेन होगा ऑर्डर। तब मैन हंटर्स उतरते हैं सेक्टर 666 में और शुरू होता है सेक्टर 666 की दुनियाओं का मैसेकर। इस मैसेकर में सिर्फ 5 बीइंग बचते हैं जो कि ब्लेम करते हैं गार्डियंस को, जिनके बनाए हुए मैन हंटर्स ने उनके साथ ऐसा किया। तब गार्डियंस आए मैन हंटर्स को खत्म करने, पर वो सारे मैन हंटर्स को खत्म नहीं कर पाए। कुछ बच गए और जाकर छुप गए कुछ प्लैनेट्स पर, जहां अब उनका गोल ऑर्गेनिक लाइफ को खत्म करने के साथ साथ गार्डियंस और उनके ग्रीन लैंटर्न्स को मिटाना भी है। और यही बात हुई इस पूरे एपिसोड में। जो बंदा जॉन को बता रहा है इन सब के बारे में वो है अंटान। अब डीसी कॉमिक्स में अंटान नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है। हालांकि कॉमिक्स में मैन हंटर्स के मैसेकर से जो बचे उनका लीडर बना एट्रोसिटस, जो कि कॉमिक्स में होता है एक रेड लैंटर्न। तो जैसे ग्रीन लैंटर्न्स की पावर्स आती है उनके विल से, वैसे रेड लैंटर्न्स की पावर्स आती है रेज से। एट्रोसिटस रेड लैंटर्न्स का लीडर भी है और कई फैंस का मानना है कि यहाँ शो में दिखने वाला अंटान रेड लैंटर्न एट्रोसिटस ही है। और कहीं ना कहीं ये थ्योरी कुछ हद तक सही साबित होती दिखी इस एपिसोड में, क्योंकि अंटान का जॉन के बर्ड से इम्प्रेस्ड होना, उसका जॉन को कहना कि वो उसे
रिक्रूट करना चाहता है, उसका ये कहना कि मैनहंटर ने उसके लोगों को खत्म किया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लियर कर रही है कि अंटान ही एट्रोसिटस है। अब अंटान यहाँ जॉन को बताता है कि मैनहंटर का उसके लोगों को खत्म करना ध्यान खींचता है ग्रीन लैंटर्न का, जो कि उस मैनहंटर को पकड़कर अपने साथ ले गया। पर अंटान को लग रहा है कि वो मैनहंटर अभी भी जिंदा है और वो है रशविल में। ये मैच करता है हेल की सुनाई हुई आबिनसुर वाली कहानी से, जिसका मतलब आबिनसुर अपने साथ ले जा रहा था मैनहंटर को, जहां वो किसी वजह से क्रैश लैंड करता है रशविल में। और यही रीजन हो सकता है कि रशविल में एक मैनहंटर है, जो कि शायद बॉस हो विलियम मकॉन का, जिसने दी मकॉन को एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे वो एलियंस डिटेक्ट कर पाए, और उसने विलियम के मन में डर डाला एलियन इन्वेजन का। इसलिए जब अंटान के लोग वहां उस मैनहंटर को ढूंढने आए तो वो लोग मारे गए विलियम मकॉन के लोगों के हाथों। अब आते हैं हेल के घर पर। हेल बताता है जॉन को कि उसे एक घर मिला किसी अमीर आदमी से, जहां हम एक फोटो देखते हैं जिसमें हेल हैरी पॉटर फिल्म के एक्टर्स के साथ है। अब यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है, हेल बहुत बड़ा हैरी पॉटर फैन है। वो पिछले एपिसोड में हैरी पॉटर से जुड़ा क्वेश्चन भी पूछता है इंटेरोगेशन के दौरान। आगे उसकी एक फोटो पोप के साथ भी है, जो कि बताता है कि हेल फेमस बंदा तो है। अब यहीं जॉन नोटिस करता है 3 ग्रीन लैंटर्न यूनिफॉर्म, उसमें से एक वो अपने सामने रखकर देखता है। ये क्लियर है कि जॉन पूरे दिल से बनना चाहता है ग्रीन लैंटर्न, ये उसके बचपन का सपना हो सकता है। हमने देखा भी पहले एपिसोड में कि कैसे जहां उसके सारे भाई डर रहे थे हेल का इंटरव्यू देखने से, वहीं जॉन को फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने पिता से इतना नहीं डरता जितना बड़ा वो फैन है हेल का। ये रीजन है कि उससे मिलने के बाद वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि उसके दिमाग से एक परफेक्ट हीरो वाली इमेज अब मिट चुकी है। अब यही जॉन आता है हेल के लैंटर्न के बॉक्स के पास, जो कि खुलता है हेल की आवाज से। अब यहाँ जो हेल बोलता है बॉक्स को खोलने के लिए, उसने खुश कर दिया एक एक ग्रीन लैंटर्न फैन को। तो हेल यहाँ बोलता है मोगो डजंट सोशलाइज, और ये बात सच है। मोगो एक सेंटिएंट लिविंग प्लैनेट है, जो कि एक ग्रीन लैंटर्न भी है, और क्योंकि वो एक प्लैनेट है इसलिए वो दूसरे ग्रीन लैंटर्न्स के साथ सोशलाइज नहीं करता। इसलिए यहाँ हेल कह रहा है कि मोगो डजंट सोशलाइज, प्लस मोगो ही रिस्पॉन्सिबल है किसी ग्रीन लैंटर्न के मरने के बाद उसके ग्रीन लैंटर्न रिंग को अगले सेंटिएंट बीइंग तक पहुंचाने के लिए। अब आते हैं इस बॉक्स पर, तो ये इस नए डीसी यूनिवर्स का हमें तीसरा पॉकेट डायमेंशन दिख चुका है। इससे पहले हमने पीसमेकर में क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर देखा था, जो कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल पॉकेट यूनिवर्स है, जो कि फिलहाल आर्गस के पास है। दूसरा लेक्स और उसकी कंपनी का बनाया हुआ पॉकेट डायमेंशन, जिसे वो अपने प्राइवेट प्रिजन की तरह यूज कर रहा था। पीसमेकर में दिखने वाला सारा बखेड़ा लेक्स के अनस्टेबल पॉकेट डायमेंशन की वजह से ही हुआ था। तो अभी आर्गस को कैसा लगेगा ये जानकर कि हेल जॉर्डन ने भी अपने घर में एक पॉकेट डायमेंशन रख रखा है। अब इस पॉकेट डायमेंशन बॉक्स में से जॉन निकालता है पावर बैटरी। मैंने आपको पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन में बताया था कि एक ग्रीन लैंटर्न रिंग में सिर्फ 48 घंटे का चार्ज होता है, जिसके बाद उस ग्रीन लैंटर्न को अपनी पावर बैटरी से उस रिंग को चार्ज करना होता है। अब कॉमिक्स का ये चार्ज करने वाला कंसेप्ट बहुत काम का साबित हो रहा है शो बनाने वालों के लिए, क्योंकि इस तरीके से उनका ग्रीन लैंटर्न पावर के इफेक्ट को दिखाने का बजट बच रहा है। हालांकि हेल का इससे अपनी रिंग को चार्ज करना ये ऑसम था, जहां वो बोल रहा है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की ओथ, इन ब्राइटेस्ट डे इन ब्लैकेस्ट नाइट नो इविल शैल एस्केप माय साइट, और आगे जो भी। अब यहाँ एक और सोचने वाली बात है, अंटान ने जॉन को सिर्फ 48 घंटे का टाइम दिया है, जिसके बाद रशविल फटना शुरू कर देगा। वही हेल ने भी अपनी रिंग अभी अभी चार्ज करी है, जहां उसकी रिंग में भी 48 घंटे का चार्ज है। तो देखना यह है कि 48 घंटे के अंत में सब कुछ रोकने के लिए चार्ज बचेगा या नहीं। एपिसोड के एंड में हेल अपना यूनिफॉर्म पहनकर निकल जाता है ग्रीन लैंटर्न्स के प्रिजन, उसके एक प्रिजनर और एक पुराने मेंटर थाल सिनेस्ट्रो से मिलने। सिनेस्ट्रो डीसी कॉमिक्स में फेमस ग्रीन लैंटर्न विलन है, जो कि पहले एक ग्रीन लैंटर्न हुआ करता था। हमें शायद सीरीज में उसकी बैक स्टोरी आगे पता चलेगी। सिनेस्ट्रो ग्रीन लैंटर्न्स में सबसे महान ग्रीन लैंटर्न माना जाता था, जहां उसके सेक्टर 1417 में उसके रहते कोई क्राइम नहीं बचा। हेल उसका आखिरी स्टूडेंट था, इसीलिए यहाँ हमें हेल दिख रहा है सिनेस्ट्रो से कुछ सवाल के जवाब ढूंढने। अब सिनेस्ट्रो सिर्फ एक ग्रीन लैंटर्न नहीं था, वो बेस्ट फ्रेंड था हेल की ग्रीन लैंटर्न रिंग के पिछले ओनर आबिनसुर का, जहां कॉमिक्स में सिनेस्ट्रो की शादी भी आबिनसुर की बहन आरिन से हुई थी। तो हेल जब सिनेस्ट्रो से पूछता है मैन हंटर्स के बारे में, तो सिनेस्ट्रो कहता है कि अगर मैन हंटर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो उसके लिए दूसरे सबसे बड़े थ्रेट होंगे, जहां पहला सबसे बड़ा थ्रेट वो अपने आप को मान रहा होगा। हालांकि यहाँ ये हैरानी की बात है कि सिनेस्ट्रो को जॉन स्टुअर्ट के बारे में कैसे पता, क्योंकि अगर कॉमिक्स की स्टोरी फॉलो करें तो सिनेस्ट्रो हेल के ग्रीन लैंटर्न बनने के कुछ ही समय में जेल चला गया था। तो यहाँ उसे जेल में जॉन के बारे में कहां से पता चला। यही एपिसोड में जॉन वापस मिलता है विलियम की वाइफ जोई से, जहां वो उससे कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे
हेल पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, जिस पर जोई कहती है कि अगर ये सवाल पूछना पड़ा तो इसका आंसर उसे शायद पता है। अब जॉन बहुत अच्छे से हेल को नहीं जानता, तो इसीलिए उसके मन में ये सवाल है। हालांकि कहीं ना कहीं जोई उसके मन में शक पैदा कर रही है, जो कि मानो या ना मानो काम हो सकता है किसी मैन हंटर का। पर यह बस मेरा शक है। मैंने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि जोई को प्ले करने वाली एक्ट्रेस को सिर्फ एक सिंपल साइड कैरेक्टर के तौर पर नहीं लाया जाएगा, उनका रोल बड़ा है इस शो में। और ये अब आगे ही पता चलेगा कि वो अच्छे लोगों की साइड है या बेवकूफ लोगों की। अब थोड़ा फोकस लाते हैं शेरिफ कैरी पर। कैरी हॉस्पिटल में हेल को बताती है कि वो गॉथम से आई है यहाँ पर। कैरी का पूरा नाम है कैरी केन। कॉमिक्स में केन फैमिली एक वेल्दी फैमिली है गॉथम से, प्लस ओरिजिनल बैटमैन कैथी केन इसी फैमिली को बिलोंग करती थी। इन सब के ऊपर न्यू 52 की बैटवुमन केट केन कजिन थी बैटमैन ब्रूस वेन की, क्योंकि न्यू 52 में ब्रूस की माँ थी मार्था केन। तो अगर डीसी स्टूडियोज में भी बैटमैन की माँ केन फैमिली से हुई तो इसका मतलब यहाँ शेरिफ कैरी रिलेटिव है ब्रूस वेन की। जबकि आपने नोटिस किया होगा कि द बैटमैन मूवी में मार्था वेन को गॉथम की दूसरी रिच फैमिली आर्खम का बताया गया है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन लैंटर्न्स के एपिसोड 2 का। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ कॉमिक बुक वाला रूट फॉलो करते हुए कई सारी इंफॉर्मेशन बहुत सटल तरीके से बताई जा रही है। अब देखना ये है कि असली मुसीबत मैन हंटर ही है या अंटान है। अगर आप सिनेस्ट्रो और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस ईयर 2 रेकमेंड करूंगा। ये पूरी सीरीज सिर्फ लैंटर्न्स के बारे में ही है। आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अंजना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।